नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीएस टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संयम जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जवाब तो देना होगा, जहां लोकसभा चुनाव का 4 जून को रिजल्ट आने से पहले भाजपा की बड़ी बैठक हुई है छत्तीसगढ़ में। बैठक में सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर समीक्षा की गई, साथ ही मतगणना की तैयारी और एजेंटों को प्रशिक्षण के लिए रूपरेखा बनाई गई है। वहीं विपक्ष इस बीजेपी की हार के पहले की समीक्षा बैठक कहकर तंज कस रहा है कि ये बीजेपी हार रही है उससे पहले की एक आखिरी समीक्षा बैठक है। लेकिन क्या इन दावों में कितना दम है? बीजेपी की बैठक और कांग्रेस के तंज कसने से क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस या बीजेपी दोनों को इन सब को लेकर जिम्मेदारों से मांगेंगे जवाब, और समीक्षा बैठक से मतगणना पर क्या असर होगा? बीजेपी कितनी स्ट्रांग है, कांग्रेस कितनी मजबूत है, सब कुछ जानेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक। संगठन महामंत्री पवन साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने ली बैठक। बैठक में विशेष रूप से 26 बिंदुओं पर हुई चर्चा। चुनावी समीक्षा के साथ आगामी कार्य योजना पर भी मंथन। मतगणना को लेकर जिम्मेदारियां की गई तय। 2 तारीख को जिलों में दिया जाएगा एजेंटों को प्रशिक्षण। दरअसल छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी के सत्ता और संगठन से जुड़े तमाम बड़े नेताओं को अन्य राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। सभी नेताओं ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में खूब प्रचार प्रसार किया। खासकर ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं अब मतगणना की तैयारी और चुनाव को लेकर समीक्षा की गई है। अब वो शिव डहरिया जी अपने संगठन के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के, मैंने पहले भी कहा कि हमारे सभी वरिष्ठ नेता, मुझ सहित सभी वरिष्ठ नेता, जो हमारे मुख्यमंत्री जी सहित सभी, और लगातार विभिन्न प्रदेशों में और चरणबद्ध तरीके से जो चुनाव संपन्न होने वाले थे उसमें सब व्यस्त थे। और उसके बाद हम अपने संगठन की बैठक बैठाकर अगर हम किसी विषय को ला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कुछ बैठक के विषय में या संगठन के विषय में कुछ कहना है। उनको अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक के बाद बताया कि 2 तारीख को जिलों में एजेंटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एजेंट मतगणना की एक जानकारी सीधा केंद्रीय कार्यालय भेजेंगे। एजेंट सीधे वॉर रूम के संपर्क में रहेंगे। साथ ही अन्य नेताओं को ईवीएम और मतगणना को लेकर निर्देश दिए गए हैं। उन्हें ईवीएम की सील चेक करना आवश्यक है। ईवीएम के सीरियल नंबर का मिलान किया जाना है। प्रत्येक राउंड में कम से कम एक बार ईवीएम के मतों की वीवीपैट से निकली पर्ची से मिलान करवाएं। ईवीएम मशीन में दर्शित हो रही मतगणना और बूथ बार वोट की जानकारी एवं अपडेट सूची प्राप्त करें। साथ ही अन्य जरूरी निर्देशों का भी पालन करें। वहीं भाजपा की बैठक को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि अभी तक क्या भाजपा सोई हुई थी, अब देर से जागने का काम कर रहे हैं। अब विधानसभा की तरह सोच रहे थे नतीजे आएंगे, पर अब नहीं आएंगे, इसलिए भाजपा हार की समीक्षा कर रही है। अभी तक कहाँ सोए हुए थे क्या? चुनाव हुए, 7 तारीख को चुनाव हुए हैं और लगभग अब 1 महीने करीब हो रहे हैं, तो ये देर से जागने का काम कर रहे हैं। अब वो समझ गए हैं कि इस बार विधानसभा जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, लोकसभा में हारने वाले हैं, तो अपनी हार की समीक्षा वो करेंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी चुनाव की समीक्षा के साथ ही मतगणना की तैयारी कर ली है। निर्वाचन आयोग के साथ ही राजनीतिक दल भी मतगणना की बारीकियां अपने अपने एजेंटों को प्रशिक्षण के माध्यम से दे रहे हैं। सियासी दावों के बीच देखना दिलचस्प होगा कि इन समीक्षाओं और तैयारियों का कितना लाभ मिल पाता है। बीएस टीवी के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व जब मनाया जा रहा है तो इसका जो अंतिम दिन है मतगणना का दिन, उससे पहले बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि हार की समीक्षा बीजेपी कर रही है, लेकिन कौन हार की समीक्षा कर रहा है और कौन जीत की समीक्षा, ये बहुत पहले ही तय हो चुका है। छत्तीसगढ़ के अंदर ईवीएम में जनता ने अपना मत दे दिया है। अब सिर्फ अंतिम दिन का इंतजार है, यानी कि 4 जून का।
और चलिए इसी खास मुद्दे को लेकर करेंगे विस्तार से भी चर्चा। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान बीजेपी से गौरीशंकर श्रीवास जी जुड़े हैं। गौरीशंकर जी, बहुत स्वागत आपका। तो वहीं कांग्रेस से विकास तिवारी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। साथ ही इन सब मुद्दों को लेकर विश्लेषण भी करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत आपका बीएसटीवी में। तो एक तरह से जो कहा जाए कि गौरीशंकर जी, बीजेपी यदि कर रही है, मंथन किया था और जीत से पहले की समीक्षा है या हार से पहले की समीक्षा, वो नतीजे बताएंगे। लेकिन क्या कुछ तैयारियां अब तक आपने देखी हैं कि जो बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त थी? मतगणना अंतिम दिन है चुनाव का, और मतगणना को लेकर क्या पूरी तरह से आश्वस्त हैं? लेकिन कांग्रेस जो है वो कह रही कि हार की समीक्षा है। चलिए, कुछ तकनीकी कारणों से जवाब नहीं आ पा रहा है, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी है विकास जी। विकास जी, एक तरह से मंथन बीजेपी ने किया है, और बीजेपी यदि मंथन करे तो अपनी पार्टी में अंदरूनी अपने कार्यकर्ता नेताओं के साथ मिलकर मंथन किया, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या कांग्रेस ने पूरी तरह से मंथन कर लिया है? मतगणना के दिन क्या तैयारियां होंगी? भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी हैं, जो प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि लगभग 1 महीना हो गया भारतीय जनता पार्टी को जो भी करना था वो उस समय अगर कर लेते तो समझ में आता कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि उनके हाथ से 11 की 11 सीटें जाने वाली है। अब हार का ठिकाना किसकी ओर फोड़े? कोई विष्णुदेव साय जी की बात कर रहे हैं, तो कोई संगठन प्रभारी की बात करे, तो ये अब हार का ठिकरा किसके माथे फूटेगा, किसको इन लोग हार का दूल्हा बनाएंगे, ये तमाम बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में अब सर फुटा हुआ हो रहा है। और वो साफ साफ जो आप किरण देव जी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके आप चेहरे की आप तनाव देख लीजिए। अब तो सब अपनी अपनी नौकरी बचाने में भिड़ जाएंगे, क्योंकि जो हिसाब से मतदान हुआ है, और छत्तीसगढ़ राज्य की अगर मैं बात करूं तो जो 4 महीना 6 महीना पहले जो विष्णुदेव साय की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, जो इनके मंत्री बने हैं, 6 महीने में ही पूरी भद पीट डाले, और जनता इनसे इतना नाराज हो चुका है। तमाम लोग जो वादे किए थे इन्होंने, वो वादे धरातल में दिख नहीं रहे हैं। अब ये बात तो तय है कि हार का ठिकरा मुख्यमंत्री के ऊपर फोड़े, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फोड़े, प्रभारी के ऊपर फोड़े, ये लड़ाई झगड़ा आपस में इनका चल रहा है। चलिए, गौरीशंकर जी, तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन अब यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल यही है कि आत्ममंथन यदि किया गया है, जीत की समीक्षा, हार की समीक्षा जनता तय करेगी, लेकिन एक समीक्षा बैठक आयोजित की, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को, वो भी एक सवाल है। और दूसरी चीज की कांग्रेस का कहना है कि अंतिम क्षणों में क्यों कर रहे हैं आप? पूरा महीना भर पड़ा था, चुनाव के बाद एक बड़ा समय था 20 दिन का, तब कर लेते। देखिए संयम जी, ये कोई आत्म चिंतन का बैठक नहीं है, ये हमारी एक समीक्षा है और तैयारी है। इसको कांग्रेसी कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनका संगठन तो पूरी तरह धराशायी हो चुका है। तैयारी मतगणना की है, तैयारी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की है, और जिस प्रकार से जो चुनाव संपन्न हुआ है, 11 सीटों का जो फीडबैक है उसको लेने की बैठक थी। यहाँ किसी प्रकार से कोई समीक्षा नहीं है। ये मतगणना के पहले हमारी जो तैयारी और जिम्मेदारी देने का एक महत्वपूर्ण बैठक है, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठन की विशेषता है। बात नंबर 1, कांग्रेस पार्टी में गंभीरता तो बची नहीं है, कोई कार्यकर्ता तो बचा नहीं है। मतगणना में हो सकता है कार्यकर्ता ना भी बैठे इनके, क्योंकि परिणाम सबको मालूम है क्या होने वाला है। जिस प्रकार से मतदान के दिन बूथों में इनके कार्यकर्ता कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए थे, हो सकता है मतगणना के दिन में कोई कांग्रेसी ना दिखे तो अचरज मत कीजिएगा। दूसरी बात, कांग्रेस को वोट देने का कोई कारण ही नहीं था। बात नंबर 1, क्या कांग्रेसियों को और कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट मिले? दूसरी बात, इनके नेता जिस प्रकार से मीडिया से भागे भागे फिरे, मीडिया को ब्लैकमेलर बता दिए, ईवीएम पे अभी से दोष बढ़ना शुरू हो गया। और सबसे आश्चर्यजनक बात, हो सकता है विकास तिवारी जी को मालूम नहीं होगा, अभी से इनके प्रवक्ता टीवी चैनल से भाग खड़े हुए हैं। कोई प्रवक्ता एग्जिट पोल में बैठने को तैयार नहीं हुआ है। ये फतवा इनके पार्टी के नेताओं ने जारी कर दिया है। तो चुनाव के पहले भगोड़ा बनकर भागने की तैयारी में वो लोग होते हैं जिनको मालूम परिणाम क्या होने वाला है। युद्ध में पीठ दिखाकर कायर भागते हैं। जवाब भी लूंगा, ये सवाल जो आपने उठाया उसका जवाब भी विकास जी से लूंगा। ये हालात है, एग्जिट पोल से वही भाग रहे हैं जिनको मालूम परिणाम क्या होने वाला है। पीठ दिखाकर कांग्रेसी भाग सकते हैं और कोई नहीं भाग सकता। बड़े शर्म का बात है, आपको मालूम परिणाम क्या होने वाला है, इसलिए ईवीएम पे आप दोष बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। एग्जिट पोल से कायर बनकर भाग खड़े हो रहे हैं।
और मीडिया को ब्लैकमेलर बोल रहे हैं, मीडिया पे रोज सवाल उठा रहे हैं। ये इस बात का घोतक है, कांग्रेसी पूरी तरह से गौरीशंकर जी लौटूंगा आपके पास, और अभी से हार मान आ गया है। मेरे साथ अनिरुद्ध जी भी। अनिरुद्ध जी, एक तरफ से बीजेपी की बैठक होती है, मतगणना के दिन क्या कुछ तैयारियां होंगी उसको लेकर चर्चा होती है, कार्यकर्ताओं के बीच नेता पहुंचेंगे, कैसा रहेगा वो दिन, एक पार्टी के लिए जरूरी भी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तंज कसा जाना, और क्या देखते हैं आप, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है मतगणना को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काडर बेस पार्टी है, और कोई आज का कोई इसमें ये नहीं है कि आज बैठक हो रही है। पूर्व में भी जब चुनाव होते रहे तो चुनाव के बाद इस तरह की जो है बैठक होती रही। आपका सवाल था गौरीशंकर जी से कि अभी क्यों, इतने दिन क्यों नहीं? तो उसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि यहाँ के जो बहुत जिम्मेदार जो नेता हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, वो अदर स्टेट भी अपनी पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए गए हुए थे। अब सारी चीजों से मुक्ति मिल गई है, तो बैठक के लिए इससे उपयुक्त समय कोई हो नहीं सकता था। और दूसरी बात यह है कि नतीजे को लेकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसलिए उत्साहित है, या होगी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक के छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास सब उठाकर देख लें तो 2 सीट से ज्यादा जो है कांग्रेस प्राप्त नहीं कर पाई है। हालांकि इस चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस अच्छी टक्कर दे सकने की स्थिति मिलती है, लेकिन जो जानकार हैं, जो बहुत गहराई से सोचने वाले लोग हैं, उनका अपना अनुमान है कि कांग्रेस 2 से 3 सीटें ला सकती है। खैर, जो भी नतीजा हो, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जहां तक के भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक का जो सवाल था, तो एक पूर्व तैयारी, और दूसरी बात यह है कि अभी जैसे गौरीशंकर जी ने एक बात भी कही थी कि आने वाले समय में अब जो मतगणना के दिन की बात है और मतदान के दिन की बात है, तो निश्चित रूप से एक पत्रकार होने के नाते विभिन्न बूथों में और जहां पे मतदान हो रहा था वहां पे मैं भी गया था, उत्साह की कमी, कम से कम मैं रायपुर की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं रायपुर में रहता हूं, और यहाँ पे तो उत्साह की कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस में दिख रही थी। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अभी सरकार इनकी है, तो स्वाभाविक है कि उत्साह वहां पे प्रदर्शित होगा ही होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है मिली जुली जो चीजें रही, तो जो भी हो, तो बैठक जो है तो निश्चित रूप से मतगणना को लेकर उसकी तैयारियों को लेकर रही होगी। जरूर अनिरुद्ध जी, इसका जवाब भी लेंगे विकास जी से। विकास जी, एक तरह से उत्साह की जो कमी है वो देखने को मिली, मतदान के दिन की बात हो या मतगणना के दिन से पहले, जो ऐसे आप तंज कस रहे हैं, आपके नेता तंज कस रहे हैं, समझा जाए कि झूठा आत्मविश्वास है जिसको दिखाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये अनिरुद्ध जी का अपना आकलन होगा और मैं उस आकलन से पूर्णतः असहमत हूँ। जो मतदान था उसमें पूर्णतः उत्साह था, महिलाओं ने जिन्होंने फॉर्म भरा था वो बहुत उत्साहित थे, जो युवा है जिनको नौकरियां चाहिए केंद्र की वो उत्साह से वोट दिए हैं, जिन किसानों का कर्जा माफ होने का बात था वो उत्साह में था। गौरी श्रीवास पूछे कि कांग्रेस को वोट मिलने का क्या कारण था, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के मुजराई वाले बयान में भाजपा को वोट मिल रहा है क्या? कि वो जो मुजरा की बात कर रहे हैं, अब तो गली के बच्चे और स्कूल पढ़ने वाले बच्चे जो जानते नहीं थे वो पूछ रहे थे कि मोदी जी ये मुजरा कहते हैं, मुजरा क्या होता है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस भाषा में उतर चुके हैं, अपना संयम खो चुके हैं? वो तो बयानबाजी का दौर था विकास जी, वो पूरा हो चुका है, अब जनता ने मतदान कर दिया, अब तो सिर्फ मतगणना की तारीख है, बयानबाजी पूरी हो चुकी है। अगर आप मेरे को बोलने देंगे तो मैं बोल पाऊंगा। नहीं बोलिए, आप, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन जो आप बयानबाजी की बात कर रहे हैं वो समय बीत चुका है, अब तो सिर्फ मतगणना की लेकर बात नहीं बीत चुका। मैं बता रहा हूं, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता डिबेट से भाग रहे हैं, एग्जिट पोल से भाग रहे हैं, तो गौरी श्रीवास अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के मुजरा वाले बयान पर भी कुछ बात कर ले कि ये जो मुजरा वाला जो शब्द का उपयोग किया गया है, भारत के लोकतंत्र को पूरे विश्व के अंदर में जो मट्टी पलित करने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई इस मुजरा वाले बयान से सहमत है? और यही बयान से, और विष्णुदेव साहब के आप चेहरे का आकलन कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी का, किरण देव जी का चेहरे देख लीजिए, तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और जो प्रकार से पार्टी का निर्णय होता है, डिबेट में बैठा तो बैठेंगे। कितनी सीट का दावा विकास जी, कितनी सीटों का दावा छत्तीसगढ़ के अंदर? कितनी सीटें? अभी 2 हैं 2019 के आंकड़े के हिसाब से। 11 सीटें, 11 की 11 एक बड़ा आत्मविश्वास आप जता रहे हैं। जिम्मेदारी से जरूर मैं लौटूंगा आपके पास। गौरीशंकर जी, 11 की 11 सीटें आप भी जीत रहे हैं, आपके नेता भी दावा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत किसके साथ है उसको लेकर चर्चा करना बहुत जरूरी है इस डिबेट के अंदर। क्या समझते हैं कांग्रेस का दावा 11 की 11 सीटों का,
पिछली बार 2 थी, कुछ बढ़ोतरी होगी उसमें या फिर 11 की 11 माने, क्योंकि बड़े आत्मविश्वास से बोल रहे हैं विकास जी? भाई यही आत्मविश्वास 2018 के चुनाव के बाद हमको देखने मिला था। 71 सीट पाए थे विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में मुंह की खाए थे और धूल चाटने पे मजबूर होना पड़ा था इनको। 71 सीट ऐतिहासिक बहुमत मिला था, लेकिन लोकसभा में जब ये बात आती है तो मात्र 2 सीट के भी इनको लाले पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से 5,000 10,000 तक जीत हासिल हुआ था। ये हाल में कांग्रेस थी, आज तो सरकार में भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, ना कोई नीति है, ना एजेंडा है, ना कोई नियत है जनता को लेकर। और विकास जी ने कहा मुजरा वाली बात, आप मुझे बता दीजिए, भारत देश को विदेश में जाकर बदनाम करने वाले राहुल गांधी जी का बयान से आप सहमत होते थे? जब देश के लोकतंत्र से लेकर भारत देश को जब बदनाम करते थे, उस बयान से क्या आप सहमत थे? मीडिया को जब उन्होंने पॉलिटिकल नहीं, एक मिनट सुनिए साहब, मैं बहुत शांति सुना हूं, बीच में मत बोलिए, मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा पॉलिटिकल तौर पर मीडिया ब्लैकमेलर है, क्या उस बयान से सहमत है? मोदी जी को लगातार गाली देते रहे, उस बयान से सहमत है? और मुजरा तो आपने किया है, मुजरा किया है आपने, मुजरा किया है वोटों के लिए, मुजरा किया है। मैं डंके की चोट बोल रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट पे। एक मिनट शांत रहिए आप, मैं दे रहा हूँ जवाब। विकास जी, गौरी शंकर जी को जवाब दे लीजिए, उसके बाद आऊंगा आपके पास में, क्योंकि जवाब महत्वपूर्ण है। हम बहुत सारे बयानबाजियों पर चर्चा करेंगे, वो हो चुकी है। सवाल क्यों, तो जवाब सुन लो भाई। आपने सवाल किया है, आपने मुजरा उन दरवाजों में जाकर किया है जिनको आप गाली देते थे। आपने मुजरा उन दरवाजों में जाकर किया है जिनके साथ कभी आप कसम खाते थे हम उनके साथ पानी नहीं पिएंगे, इनके साथ गठबंधन नहीं लगाएंगे। उनके साथ उनके दरवाजे में जाकर मुजरा आपने किया है। आपने केजरीवाल के साथ मुजरा किया है, किया कि नहीं किया बताइए आप? समाजवादी पार्टी के साथ मुजरा किया है, उनके दरवाजे में जाकर मुजरा किया है, निश्चित तौर पे किया है। उसी बात को बोला गया है, एक राजनीतिक भंग है। ये मुजरा आपने किया है, इसको देश की जनता देखी है। गौरी शंकर जी, एक तरफ मेरा सवाल जो है उस पर जवाब नहीं आ पा रहा अब तक। यदि मैं सवाल बदल ही देता हूं, यहाँ पर शिव कुमार डहरिया का यह भी दावा है कि जांजगीर लोकसभा सीट जो है उसकी जो विधानसभा आती, वहां सब कांग्रेस के विधायक है। उस सीट पर तो जीत का दावा कांग्रेस का, भले 11 को आप नकार सकते हैं, लेकिन जांजगीर चांपा लोकसभा सीट को नहीं। एक पिटा हुआ मोहरा, फूका हुआ कारतूस अगर जीत की बात कर रहा है तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं तो कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से 71 सीट थी 90 में, उसके बाद कितना सीट जीत गए, इस बात को भी आपने देखा, हमने देखा है। शिव डहरिया जी अभी इस चुनाव में पिट चुके हैं, पूरी तरह नकार चुके हैं। ये वही शिव डहरिया जी हैं जो बलात्कार को छोटी मोटी घटना बताते थे। ये वही शिव डहरिया जी है जो पानी मांगने पर जनता को थप्पड़ मारते थे। अब क्या जनता का इनको साथ मिलेगा? 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि अपनी विधानसभा में सीट नहीं बचा पाए? लोकसभा कहां जीत जाएंगे साहब? बड़ी बड़ी बातें, कांग्रेसियों से कुछ हो ना हो, बातें बड़ी बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें दम है या नहीं, चलिए जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धरातल में कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक नहीं है जी। गौरी शंकर जी, आपने दावा किया, उस दावे में कितना दम है जानेंगे अनिरुद्ध जी से। अनिरुद्ध जी, कांग्रेस के पास क्या लग रहा है जांजगीर चांपा लोकसभा सीट हो सकती है? चुनाव से पहले भी गूंजती रही है बात कि जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की जो विधानसभा है उसमें सब पे कांग्रेस का कब्जा है, तो वो सीट शायद खास हो सकती है। लेकिन लोकसभा का इतिहास देखते हैं तो फिर बीजेपी के पास है वो सीट। देखिए, मैं आपके इस सवाल पे 2 बातें करूंगा जी। पहली बात तो वही करूंगा कि जो आपका सवाल है, वास्तव में पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है जांजगीर चांपा से। पूरे छत्तीसगढ़ में जो है 5 जगह जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच बहुत अच्छी टक्कर की जो स्थिति दिखाई है। तो उसमें पहला है राजनांदगांव, दूसरा है जांजगीर चांपा, तीसरा है कोरबा, चौथा है बस्तर और 5वां है कांकेर। अच्छा चुनाव लड़ा है शिव डहरिया जी ने। और यह भी सच है कि वहां पे विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सारे विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस जीतकर आई थी, इस चीज से भी मेरा कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो रायपुर के चुनाव को जो मैंने जो बात की, जो मतदान केंद्रों की बात की, और विकास तिवारी ने कहा कि मैं असहमत हूं, तो मैं उस पर बोल दूं। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नीरस चुनाव कहां का रहा? जब ये प्रश्न उठता था तो कहा जाता था रायपुर के खुद के लोगों की यहां के चुनाव में रुचि नहीं थी, तो बाहर के लोगों की क्या बात करेंगे? मैं ये नहीं कहता कि ये बात सत्य है, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा था कि जब विकास उपाध्याय की जो कांग्रेस की टिकट हुई तो विकास उपाध्याय लड़ने के मूड में नहीं थे, लड़ने के पक्ष में नहीं थे, और दिल्ली में जाके उन्होंने बात रखी। एक आध अखबार में छप भी गया, हालांकि उन्होंने पूरे सिरे से इसको नकारा
और एक कुशल राजनीतिकों को नकारा भी जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण कांग्रेस की जो टिकट हमेशा अंतिम समय में डिक्लेयर हुआ करती थी, इस बार जल्दी हुई। तो मुझे तो यह दिखता था कि विकास उपाध्याय को समय काटना भी जो है कितना भारी गया होगा। लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में रायपुर लोकसभा सीट में 9 विधानसभा क्षेत्र, आप रायपुर से भाटापारा के लिए ट्रेन में जाके चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं, किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो बैलगाड़ी में आप घूम रहे हैं। अरे साहब, मिनट मिनट कीमती होता है। तो जिस हिसाब से उनका चुनाव लड़ने का मैंने विकास उपाध्याय का तरीका देखा, वो पूर्व में 3 विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक में जीते। तो मैं जहां तक कि उनको एक कुशल राजनीतिज्ञ कहता हूं, और वो खुद को अपने आप को वो राष्ट्रीय नेता भी मानते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो उनकी उस बात से भी इंकार नहीं। जब उनका इतना दीर्घ अनुभव, उनकी योग्यता, तो क्यों ऐसे ऐसे कदम उनको उठाने पड़ रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से देखिए, यहां पे तो कहा तो ये भी जाता था कि यहां पे अगर कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने भूपेश बघेल जी चुनावी मैदान में होते तो आज रायपुर सीट पर पूरे हिंदुस्तान की नजर होती। उसका भी तर्क सम्मत ये कारण मैं प्रस्तुत कर सकता हूं कि रमेश बैस जी जो 7 से 8 बार रायपुर लोकसभा चुनाव जीतते रहे थे, तो बड़े से बड़े नेताओं को वो 1 लाख से ज्यादा मतों से वो हरा दिया करते थे। 2009 में कांग्रेस की टिकट पर इस रायपुर क्षेत्र से भूपेश बघेल जी रमेश बैस जी के सामने थे और रमेश बैस जी 50,000 के मतों के आसपास ही भूपेश बघेल जी को हरा पाए थे, जबकि उस समय भूपेश बघेल जी प्रदेश स्तर के नेता भी नहीं बने थे। तो अगर कहीं पार्टी का कोई कुछ ऐसा फैसला होता कि बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे कद्दावर विशाल व्यक्तित्व वाले नेता के सामने अगर कहीं विशाल व्यक्तित्व वाले और कद्दावर कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी होते तो शायद यहाँ का कुछ चुनाव और होता, जो कि नहीं हो पाया। जरूर अनुज जी, मैं लौटूंगा। विकास जी, 11 चुनाव रायपुर का। विकास जी, एक तरफ 11 की 11 सीटों का दावा, उसमें रायपुर लोकसभा सीट जहां पहले बीजेपी कहती रही 5 लाख के मतों से जीतेंगे, बीजेपी का गढ़ रही है। बृजमोहन अग्रवाल बड़ी छवि, जैसा कि अभी कहा है अनिरुद्ध जी ने भी। तो ऐसे में रायपुर लोकसभा सीट हार रही है कांग्रेस, क्या ये बात समझ आ रही है अंतरिम जो आकलन किया जाता है? क्योंकि 11 सीटों का दावा आपको खुद ही खारिज करना होगा यदि एक रायपुर लोकसभा सीट भी जारी होगी तो। देखिए, अनिरुद्ध जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपना उनका आकलन है, मैं उस बात से सहमत हूँ। विकास उपाध्याय उनके बड़े प्रिय हैं, वो भी जानते हैं। और बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में कह रहे थे कि बहुत कद्दावर है, भयंकर विशाल व्यक्तित्व के हैं। तो उनके विभाग का एक डिबेट रख लीजिएगा, अनिरुद्ध जी को बुलवा लीजिएगा, तो मैं बताऊंगा कितना विशाल भ्रष्टाचार, कितने प्रखंड वहां पर पार्टी के स्टूडेंटों के साथ अन्याय बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे। दूसरी बात, राजधानी रायपुर में जिस प्रकार मैं भूपेश बघेल जी को भी विशाल व्यक्तित्व और कद्दावर नेता कहा हूं, मैंने भूपेश जी के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है। और भूपेश बघेल जी की यदि छवि होती, कहा उन्होंने विकास जी की यदि मुकाबला खड़ा होता रायपुर सीट पर सबकी नजर होगी, कर देना था विकास जी। मैंने भूपेश बघेल जी का उल्लेख किया है। विकास जी क्यों नहीं हुआ? बोल लूं कि सभी बोल लेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। विकास जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा, एक आखिरी कमेंट चाहिए, टाइम खत्म हो रहा है। विकास जी, मैं जवाब ये दे रहा हूँ, रायपुर लोकसभा कांग्रेस पार्टी जीत रही है, बृजमोहन अग्रवाल चुनाव हार रहे हैं। मैं इस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार महिलाओं की भीड़ उमड़ी, और बृजमोहन अग्रवाल तो खुद 9 विधानसभा घूमे नहीं, वो तो गाड़ी में बैठे रहते थे, उतरते भी नहीं थे। उनके खुद के कार्यकर्ताओं ने कहा ये ऊपर से हाथ दिखा के निकल जाते हैं, छुआछूत लगा तक का आरोप लग गया। तो ये तमाम बातें हुई है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। रायपुर और रायपुर के साथ 10 लोकसभा कांग्रेस पार्टी जीती। ठीक है, आपकी बात आपने रखी है। गौरीशंकर जी, एक तरफ से रायपुर लोकसभा सीट पर भी जीत का दावा कर दिया है, बीजेपी का गढ़ रही है। हम इतिहास से यदि देखें तो बृजमोहन अग्रवाल जैसे बड़े नेता हैं वहां पर, लेकिन अब क्या समझा जाए कि कितनी सीटें, क्योंकि 2 कोरबा और बस्तर लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला भी देखने को मिला था, तो कोई तो ऐसी सीट होगी जो बीजेपी हार रही होगी 11 की 11 में से। देखिए, ऐसा है, कांग्रेसियों की हालत सांप और छछुंदर जैसी हो गई है। दावा करने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं बचा है। 2 से 3 दिन और दावा करेंगे, उसके बाद वही अंधेरी रात। यह दावा हर बार होता है, लेकिन परिणाम क्या होता है आपको मालूम, मेरे को भी मालूम है, अनिरुद्ध जी ने तो बता भी दिया। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, एक भी ऐसी सीट नहीं जहां हम कम पड़े, हमारा कैडर काम नहीं किया। पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्रवाद के लिए मतदान कराने में सफल रहे।
नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ठीक। कार्यकर्ता संकल्पित था, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया साहब, इसलिए कहीं कोई बोलने में गुरेज नहीं है। बिल्कुल, तो हमारे आपका पास भी तो 11 दावा की 11 ऐसा सीटों का खोखला नहीं दावा है। जैसे कांग्रेसी कर रहे हैं। जरूर 11 की 11 जैसे सीटों का कांग्रेसी कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अरे आपके 1100 दावे की हकीकत 11 क्या है, बात वो हम आप तो पहले 400 बयां कर पार चुके हैं, बोल रहे बिल्कुल। हम तो 400 पार जा रहे हैं, हम तो 400 लीजिए, पार जा 400 रहे हैं पार का साहब। नारा और उसमें 11 11 की बात लोकसभा नहीं है। सीटें छत्तीसगढ़ की होंगी। अनिरुद्ध जी, 11 सीटें बीजेपी, 11 मोदी जी सीटें को। कांग्रेस, मोदी दोनों जी के को दावों में तोहफा कितना देंगे। दम है, एक अंतिम बार आप बता दीजिए। और क्या 2019 की बस्तर और कोरबा सीट कांग्रेस बचा पाएगी, क्योंकि कड़ा मुकाबला आपने कहा। देखिए, बस्तर की बात मैं कोरबा की बात करूंगा, क्योंकि वहां पे डॉक्टर चरणदास महंत जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत जी चुनावी मैदान में हैं और बहुत सुलझे हुए नेता हैं महंत जी। उनकी रणनीति बहुत जो है कुशल रणनीति रहती है, तो मुझे लगता है कि कोरबा सीट जो है हवा का रुख वहां पे कांग्रेस की तरफ दिखता है। लेकिन बस्तर में जो है कांटे की टक्कर थी, तो बस्तर के बारे में मेरा कहना मुश्किल है। राजनांदगांव में भी कांटे की टक्कर रही है, कोई एक तरफा माहौल नहीं रहा। सरगुजा के बारे में मैं कह चुका हूं, लेकिन कोरबा को लेकर मैं ये कह सकता हूं कि वहां पे कांग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होते दिखा। बिल्कुल, तो मतलब एक तरफा जीत की बात पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं की जा सकती। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां कड़ा मुकाबला रहा है इस वक्त, जहां समय की कमी थी। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों खास मेहमानों का, गौरी शंकर जी, विकास जी और साथ ही अनिरुद्ध जी, आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरह से बीजेपी की बैठक से इसकी शुरुआत हुई थी कि आखिर कितनी सीटों पर कितना दम है। सबसे पहले समीक्षा बैठक, जो बात की जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से कि हार की समीक्षा बीजेपी ने की है, लेकिन समीक्षा बैठक नहीं थी, मतगणना की तैयारियों को लेकर बैठक थी। लेकिन जो बात निकल कर आई कि बीजेपी और कांग्रेस अपने दावे पर है, 11 की 11 सीटें 11 ही हैं, 22 सीटें कोई नहीं जीत पाएगा, लेकिन 11 में से कौन कितनी सीटें जीतेगा नतीजे बेहतर बताएंगे। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला कड़ा बना हुआ है। इस वक्त हमारे इस खास प्रोग्राम जवाब तो देना होगा में फिलहाल इतना ही।